हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हमारी अप्रैल मंथ की जो विजन आईएएस की मैगजीन होती है वो आ चुकी है और ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी को कवर किया, जिसमें हमने इकोनॉमी को देखा, एज वेल एज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर किए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वो सारी न्यूज़ को कवर जो कि इंटरनेशनल हमारी न्यूज़ है, जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ है और साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है और जिसमें स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, राइट। तो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से तो अप टू डेट रहना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी को करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इन्वायरमेंट्स के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को करेंगे कवर। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनकी। तो हमारी सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। अब देखो क्या हो गया है कि अब जो लड़ाई है ना वो हमारी सिर्फ नेवी या फिर हम कह सकते हैं वाटर या फिर लैंड की या फिर एयर की लड़ाई नहीं रही। अब जो है स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है जहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। स्पेस में भी वेपन्स जो हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ है, ये कैसे होता है, चलो जानते हैं। अभी चर्चा में क्यों है? फिलहाल चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो CDS हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम चल रही थी तो वहाँ पर उन्होंने बातचीत की है और बताया है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में। तो जब वो बातचीत कर रहे थे इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम में तो उन्होंने एक बात कही और वो बात है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। इससे पहले हम इस सिम्पोजियम के बारे में जानते हैं। तो इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम जो है इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? इसको ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने, साथ ही साथ में DRDO ने। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन और जो DRDO है इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम। ठीक है, हम मिशन डेफ स्पेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसको हम जब डेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी का पार्ट बना इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम। मिशन डेफ स्पेस की अगर बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है हमारी सरकार के द्वारा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिफेंस रिक्वायरमेंट रहती है स्पेस डोमेन में तो उस रिक्वायरमेंट के लिए कुछ इनोवेटिव से सॉल्यूशंस लाने के लिए हम मिशन डेफ स्पेस को लेकर आए। इसमें 75 चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप्स को ओपन किया है इनोवेटर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कि वो 75 चैलेंजेस जो हैं उनके लिए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी, अब ये जो चैलेंजेस हैं इनको कैटेगराइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स में, ठीक है। और इसमें इनोवेशंस आते हैं डेफ, हमारी जो एक्सीलेंसी स्कीम है, मेक 1 है, मेक 2 है, इन सारे इनोवेशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब अभी हमने 2 बॉडीज़ के नाम सुने जिन्होंने मिलकर इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें एक हमारा DRDO है और सेकंड वन हमारा है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो फिर जानते हैं सबसे पहले इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में कि भाई ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है। ये एक एपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली काम करती है एक्सप्लोरेशन में, कोलैबोरेशन में, डेवलपमेंट में पब्लिक और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री जो है वो कैसे कोलैब करेगी, कैसे डेवलप करेगी, कैसे एक्सप्लोर करेगी, इसके लिए काम करने वाली एक बॉडी है दैट इज़ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी स्टेबिलिटी करती है, साथ ही साथ में स्पेस के सारे डोमेन एक्टिविटीज़ को एनकरेज करती है, फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है, कोलैबोरेशन भी करवा सकती है। इसके इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो एक हमने पढ़ा ही है इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम, सेकंड वन इज़ इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव। ओके, तो इस बॉडी के बारे में जाना। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए दैट इज़ DRDO, ठीक है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इसका विज़न है कि हमारे नेशन को हमें एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करना है? अपनी इंडिया के खुद के ही बनाए गए सारे डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड सारे सिस्टम से, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम कॉम्बैक्ट कर सकें बहुत ही इफेक्टिवली, ठीक है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस को हम इक्विप करते हैं अपने खुद के बनाए वेपन सिस्टम से।
अच्छा, मेजर प्रोडक्ट्स क्या क्या ये करते, तो कई सारे ये मिसाइल्स बनाते हैं। अग्नि पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइल बनाई है। ब्रह्मोस जो कि बहुत ही अच्छी एक मिसाइल है, ये हमने ही बनाई है, DRDO ने हमारे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका बनाया है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश बनाया है। वाइड रेंज ऑफ रडार्स बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए हैं। और मेन बैटल टैंक है अर्जुन MK1, वो भी DRDO ने ही बनाया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी DRDO ने बनाई है। तो अब हमने दोनों की दोनों बॉडी को पढ़ लिया। अब हम जानते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। अब हम ये जानते हैं भाई कि ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस आखिर क्या होता है। तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब है कि हम स्पेस में वेपन्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। या फिर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कोई प्लैनेट है, कोई मेटेरोइड है, वहाँ पर हम जाकर कोई वेपन को फिट कर दे रहे, वेपन लगा दे रहे हैं और वेपनरी को हम डेवलप कर रहे हैं जो कि स्पेस में जाए और वहाँ से अटैक कर दे अर्थ पर, और हमारे जो अर्थ पर जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं वेपनाइजेशन। मतलब क्या है कि हम स्पेस की हेल्प ले रहे हैं और स्पेस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हम ये क्या करें कि हो सकता है यहाँ से कोई मिसाइल छोड़े और दूसरे किसी हमारे जो एनिमी कंट्री है उसका कोई सैटेलाइट लगाए, हमने क्या किया, यहाँ से अपनी कोई मिसाइल छोड़ी और उससे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये भी तो हमने अटैक किया है ना, अपने दुश्मन की क्या करिए, उसके एक सैटेलाइट को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा क्या वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है। या फिर हमने स्पेस में ही कोई अपनी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, कोई ऐसा वेपन लगा रखा है जो क्या कर रहा है, हमारे दुश्मनों की जो भी हमारी रॉकेट है, कोई भी उनका मिसाइल आ रही है, कोई भी उनका वेपन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि फुल रेंज ऑफ स्पेस वेपन्स हम लगा सकते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लगा सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, ठीक है। स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन लगा सकते हैं। वैरायटी ऑफ स्पेस टू अर्थ वेपन्स भी हम लगा सकते हैं कि स्पेस से अर्थ पे वेपन्स की बरसात होने लगे। दो सबसेट हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के। पहला है स्पेस को कंट्रोल कर लेना, दूसरा है स्पेस पर फोर्स अप्लाई कर देना, ठीक है। अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, ग्राउंड, सी और एयर बेस्ड जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या करें, सपोर्ट कर सकें। मतलब क्या है कि जो असेट है जैसे कि अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, नेविगेशन, कमांड एंड कंट्रोल एक्सेट्रा, इनको हम स्पेस में लगाते हैं और ये सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि हमको ग्राउंड लेवल पर जो कम्बैट है उसमें हेल्प करता है। तो ये होता है मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। अच्छा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम आखिर वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस करने ही क्यों लगे हैं। तो स्पेस एसेट्स को बचाना है, ठीक है। अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना दे रहे हैं, ठीक है। कि हमारी कोई भी एक सैटेलाइट है जो कि हमारी स्पेस में लगी हुई है, ठीक है, ऑर्बिट में पहुंच चुकी है, अब दूसरा देश आकर हमारी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वेपनाइजेशन की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कम्बैट कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं। स्पेस बेस्ड एसेट जैसे कि सैटेलाइट सर्विलांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ हमारी लैंड, सी, एयर ऑपरेशन में। तो इन सब से क्या हो रहा है कि हम अगर स्पेस में भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्पेस में भी हमारे वेपन्स लगे हुए हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है कम्बैट की वो और ज़्यादा बढ़ जा रही है। अब हम लैंड, वाटर, एयर के साथ साथ स्पेस से भी लड़ाई कर पाएंगे अपने जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। तो इसलिए क्या होता है कि इसी होड़ में क्या हो रहा है, एक वेपनाइजेशन हो जा रहा है। फिर आउटर स्पेस जियोपॉलिटिक्स ऐसी है, बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि चाइना है, रसिया है, USA है, वो फोकस कर रहे हैं कि जो फोर्थ डायमेंशन है वॉरफेयर मतलब कि स्पेस, तो स्पेस में वो डोमिनेट कर सकें। USA और चाइना की जो राइवलरी है सुपर पावर की स्टेटस को लेने के लिए, इसी वजह से चाइना ने सक्सेसफुली एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी टेस्ट कर लिया 2007 में, ठीक है। जिससे कि वो क्या कर सकता है कि अगर अब कोई और मिसाइल को अगर उसको डिस्ट्रॉय करना, कोई और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना है तो चाइना आराम से कर सकता है, उसके पास में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 2019 में हमने भी USA, रशिया और चाइना को ज्वाइन कर लिया क्योंकि अब हमने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट को कर लिया है और हमारी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है उसको हम मिशन शक्ति बोलते हैं।
नेक्स्ट है इनसफिशिएंट एग्जिस्टिंग ट्रीटीज। अभी जो ट्रीटीज है जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है जो कि बताती है कि भैया मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को आप स्पेस में नहीं लगा सकते, लेकिन ये नॉन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताती। जैसे कि काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ उनके बारे में साइलेंट है, उसके बारे में कुछ बात करती नहीं। ये तो सिर्फ इतना कह रही है कि जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको आप स्पेस में नहीं लगाओगे। बट सिर्फ मास डिस्ट्रक्शन के ही तो वेपन्स नहीं होते ना, और भी तो वेपन्स होते हैं, तो क्या वो हम स्पेस में लगा सकते हैं? इस पर इसने कोई बात कही नहीं है और इसी वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वेपनाइजेशन होता जा रहा है स्पेस में। ठीक है। अच्छा, अगर ये वेपनाइजेशन हो भी जा रहा है, चलो हम कह रहे हैं हो जा रहा है, चलो, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि अब हम आज बैठे हैं और अपनी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं कि भैया ये इतना बड़ा मुद्दा है? क्या सच में ये इतना बड़ा मुद्दा है? चलो जानते हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस है अगर स्पेस वेपनाइजेशन हो जाता है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, चलो जानते हैं। तो राइज ऑफ स्पेस डेब्रिस, सबसे पहला काम क्या होगा? स्पेस डेब्रिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पेस वेपन्स हैं जो कि अपनी मिसाइल, अब स्पेस वेपन्स ने क्या किया, आउटर स्पेस में मिसाइल्स को शटर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। इस वजह से क्या होगा कि जो मिसाइल बनी थी वो किसी और चीज़ से बनी होगी ना, कई सारे मटेरियल से बनी होगी वो मिसाइल, तो वो मटेरियल से जो वो मिसाइल बनी है अब वो टूट गई तो वो मटेरियल कहाँ जाएंगे? वो मटेरियल वहीं पर तो फैल जाएंगे ना, उसी आउटर स्पेस में ही तो फैल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि सपोज करो कि एक ये मिसाइल थी, ये सैटेलाइट से समझ लो, ये टूट फूट गया तो इसके ऐसे 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 टुकड़े हो गए, बहुत सारे टुकड़े फैल गए। ठीक है, तो इसके टुकड़े फैल गए। अब एक टुकड़ा है ये जाकर टकरा गया मून से, ये टकरा गया अर्थ से, ये टकरा गया जुपिटर से, ये कोई और मेट्रॉइड से टकरा गया, ये कोई एस्ट्रॉइड से टकरा गया, और ये सब आपस में फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से टकराने लगे, एक दूसरे को धक्का मारते रहेंगे। ऐसे इस तरीके से पूरा जो स्पेस है वो ऐसे टेढ़ा बेढ़ा होने लगेगा, सब में एक दूसरे को टकराते रहेंगे, ट्रिगर करते रहेंगे, और इसी से कैसलर सिंड्रोम, इसी चीज़ को हम कैसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, इससे एस्ट्रोनॉट्स को रिस्क हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी रह रहे हैं, अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी तो टेढ़ी बड़ी होने लगेगी, वो भी तो हिलने लगेगी, वहाँ पर भी तो प्रेशर लगेगा, वहाँ पर भी तो कोई बॉडी अगर टकराने लगेगी कैसलर सिंड्रोम में, तो उससे क्या होगा कि वो हो सकता है वो लोग गिर जाएं वहाँ से, और उनकी लाइफ है वो भी खतरे में पड़ सकती है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कोऑपरेटिव प्रोग्राम है यूरोप, यूएसए, रशिया, कनाडा और जापान के बीच में। ठीक है, ये जॉइंटली डेवलप करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं परमानेंटली जो भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी इनकी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं, जो भी स्टडी इनको कंडक्ट करनी है वो सारी चीज़ें ये स्पेस से रिलेटेड करते हैं। अब और क्या होगा, और क्या इम्प्लीकेशंस हैं? तो जो ऑलरेडी स्कार्स रेडियो फ्रिक्वेंसीज और ऑर्बिटल स्लॉट्स हैं जो पहले ही बहुत कम है, वो भी अब और कम हो जाएंगे क्योंकि मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा ऑर्बिटल स्लॉट्स का। ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिटल स्लॉट्स का नॉन डिस्क्लोजर होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो लोग नॉन डिस्क्लोज करेंगे नहीं, इस वजह से जो अवेलेबिलिटी है रेडियो फ्रिक्वेंसी की वो और कम हो जाएगी, और इस वजह से जो कॉमर्शियल स्पेस एंटरप्राइजेस हैं उनका स्कोप काफ़ी कम हो जाएगा। स्पेस आर्म रेस भी स्टार्ट हो सकती है। एक कंट्री ने कोई अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई, दूसरी कह रही है अरे हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, हम भी बनाएंगे। तीसरी कहेगी अच्छा उनका वेपन अगर स्पेस में पहुंच गया तो हमारा भी वेपन पहुंचेगा। इस तरीके से क्या होगा, एक होड़ लग जाएगी, एक रेस लग जाएगी कि भाई नहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर दिया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि स्पेस में और वेपनाइजेशन होता ही रहेगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो भी अफेक्ट होगा। सैटेलाइट्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वेरियस एस्पेक्ट जो है हमारे अर्थ की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे कम्युनिकेशन है तो इसके लिए सैटेलाइट यूज़ करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट यूज़ करते हैं, नेविगेशन सिस्टम के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर भी असर पड़ेगा अगर स्पेस में वॉर स्टार्ट हो जाए तो। पीसफुल एक्सप्लोरेशन है आउटर स्पेस का, वो भी इम्पैक्टेड होगा। आउटर स्पेस में तो वेपन्स हैं, तो इससे क्या होगा, रिस्क होगा कि वहाँ पर क्या बैटल फील्ड बन जाए, तो इस वजह से भी वहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, चलो हम उसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया के क्या एफर्ट्स है कि हमारी जो स्पेस है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कौन कौन से एफर्ट्स हैं, चलो जानते हैं।
सबसे पहले है मिशन शक्ति। ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसको अभी हमने टेस्ट किया ही है 2019 में, हमने अभी पढ़ा। फिर है डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडिया आर्म्ड फोर्सेस की। नेक्स्ट है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये क्या करती है, ये स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी को बनाती है। नेक्स्ट है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसको हम नाविक बोलते हैं। ये क्या करती है, इंडियन बाउंड्री के 1500 किलोमीटर के आसपास की भी एरिया को कवर करती है। फिर है इंड स्पेस एक्स, ये स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइजेस को करती है कि अगर मान लो कभी स्पेस में वॉर हो जाए तो हम कहीं पीछे ना रह जाए, ऐसा ना हो कि हम उसको फाइट बैक ना कर पाएँ, इसके लिए हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं। अच्छा, ग्लोबल एफर्ट क्या है, इस वेपनाइजेशन को रोकने के लिए ग्लोबली कौन कौन से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले है 1967 में आई थी आउटर स्पेस ट्रीटी। ये कहती है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको आप आउटर स्पेस में नहीं स्टेशन कर सकते हैं, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ पे, और लीगली बाइंडिंग रूल्स जो है जो कि पीसफुल एक्सप्लोरेशन और यूज़ ऑफ स्पेस के लिए हैं उनकी डिटेल भी ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पार्शियल टेस्ट वैन ट्रीटी। इस ट्रीटी ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को एटमॉस्फेयर में करने से रोका है। आउटर स्पेस और अंडर वाटर में भी हम न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पारस, तो ये क्या है, दिस इज प्रिवेंशन ऑफ एन आउटर स्पेस आर्म्स रेस। ठीक है, स्पेस को पीसफुल पर्पसेस के लिए ही हम यूज़ करेंगे, कोई भी आर्म रेस नहीं करेंगे। और कौन कौन से एफर्ट्स हैं, तो सीनो रशियन प्रपोजल है प्रिवेंशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस एंड थ्रेट। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोड है और यूएस की है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये सारे ही एफर्ट्स जो हैं, केसलर सिंड्रोम हमने समझ ही लिया है, वो सारे एफर्ट्स जो हमने पढ़े वो क्या करते हैं, वो जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है उसको रोकने की ही कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो ग्लोबल कॉमन की तरीके से हम स्पेस को ट्रीट करें। जैसे अंटार्कटिका है, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये किसी की भी टेरिटरी नहीं है, इस पर हर कोई पीसफुल तरीके से काम कर सकता है, उसको कोई स्टडी कंडक्ट करनी है तो वो आराम से कर सकता है, तो ये कॉमन स्पेस है। तो जैसे हम अंटार्कटिका को ग्लोबल कॉमन मानते हैं, ऐसे ही हम स्पेस को भी ग्लोबल कॉमन माने, हम ये इस तरीके की भावना रखें कि जो हमारा स्पेस है वो सबका है, किसी एक कंट्री का नहीं। ठीक है, इससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा और रेस्पॉन्सिबल यूज़ होगा स्पेस रिसोर्सेज का। हमें कुछ बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो इंटरनेशनली बाइंड करे कंट्रीज़ को कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप पर ये पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। फिर हमें जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं उनके कोलैबोरेशन बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम कुछ ऐसे काम कर सकें जिससे कि हमारा स्पेस जो है उसके लिए कुछ अच्छा ही हो, ना कि हम उसमें कुछ बुरा करें। फिर है हम डुअल यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसका डेवलपमेंट करें, जिससे कि डेटरेंस पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जा सके, जैसे कि बोथ सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज़ हो सके, इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ हो। नेक्स्ट है सिक्योर सैटेलाइट असिस्टेड कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट असिस्टेड कम्युनिकेशन उसको और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है। स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंसी, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस जो है उसको भी हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। स्पेस से रिलेटेड सारी इंटेलिजेंसी को कलेक्ट करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्यों है चर्चा में जानते हैं। तो ये इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, दांतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने एक आईईडी को एक्सप्लोड कर दिया था। आईईडी इज़ व्हाट, इट इज़ इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो एक्सप्लोजिव डिवाइस थी ये, इसको क्या किया था, एक्सप्लोड कर दिया था कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की डेथ हो गई। तो क्या होता है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, चलो जानते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है, जिसको हम ग्लोबली कॉमनली क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को हम कॉमनली माओइस्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबली हम इसको माइस्ट बोल रहे हैं, और नक्सलाइज बोलते हैं इंडिया में, जैसे हम बोलते हैं नक्सलवादी। तो हम कई बार कुछ वर्ड सुनते हैं नक्सलवादी, माओवादी, तो वो नक्सलवादी वो माओवादी ये वही नक्सलवादी माओवादी हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं।
उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर वो ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं। वो उनकी सोच ये है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो हमारे एस्टैब्लिश सिस्टम है, जैसे हमारी कोई सरकार है, उसको हटाना चाहते हैं वायलेंट मीन्स से। ठीक है, तो उनका काम क्या है, वो यही करना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार, एस्टैब्लिश सरकार है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हटाकर अपनी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। बहुत ही रेडिकल सोच के ये ग्रुप्स होते हैं। इंडिया में जो नक्सलिज्म है ये कैसे शुरुआत हुई? तो इंडिया में नक्सलिज्म की शुरुआत हुई है नक्सलवारी अपराइजिंग की। ठीक है, तो 1967 में नक्सलवारी अपराइजिंग होती है और वहीं से शुरुआत हो जाती है नक्सलिज्म की। 1970s में ये मूवमेंट है वो क्या होता है, फ्रेगमेंट हो जाता है डिस्प्यूटिंग फैक्शंस की वजह से। तो जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में ही डिस्प्यूट्स चलते हैं और उस वजह से ये जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। माओइस्ट फैक्शंस हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ पर अभी भी ये माओइस्ट हमें फैक्शंस देखने को मिल जाएंगे? तो हमारा जो रेड कॉरिडोर है इंडिया का, वहाँ पर आज भी माओइस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, माओइस्ट की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। राइट, तो अच्छा, ये रेड कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो रेड कॉरिडोर कौन सा कॉरिडोर है? कि ये लाल रंग का कोई कॉरिडोर हमने जिसमें लाल रंग की पेंट कर रखा है वो है क्या? नहीं, ये कोई वो कॉरिडोर नहीं है जिसमें लाल रंग का हमने पेंट किया है। तो क्या है ये रेड कॉरिडोर? तो रेड कॉरिडोर को हम, ये जो इलाका हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, दिस इज रेड कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ हैं, माओइस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये रेड कॉरिडोर जो है हमें देखने को मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेड कॉरिडोर में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? तो सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी एंड केरला। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो रेड कॉरिडोर में आती हैं। यहाँ हर जगह यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, ये डिग्री अलग हो सकती है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कुछ कम है। ठीक है, अब ऐसे कौन सी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होने लगा? भाई सब कुछ सही चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये लोग क्यों चैन से नहीं रह रहे हैं? क्यों ये अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं स्पेंड कर रहे हैं? क्यों ये इन एक्टिविटीज़ में पड़े हुए हैं? क्यों ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं? आखिर क्यों? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो गवर्नेंस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। देखो, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो ढंग से ये टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो फेल हो जाती है इफ़िशेंसी को अपने शो करने में, करप्शन को रोकने में, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने में। गवर्नेंस जो है वो काफ़ी वीक हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से माओइस्ट को लेजिटिमेसी मिल जाती है डिप्राइव्ड एरियाज़ में। ठीक है, अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। तो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इस वजह से क्या होता है कि लेफ्ट विंग सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है रूरल एरियाज़ में। देखो होता क्या है, अब जो हमने अभी कुछ स्टेट्स देखी थी ना, उन स्टेट्स में अभी भी बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे एरिया है जो ट्राइबल एरिया है, तो वो लोग ऐसे हैं ना जहाँ पर अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। कुछ एरिया इतने बैकवर्ड है ना कि वहाँ पर पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है। कुछ एरिया इतने बैकवर्ड है जहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो बेचारा उसको कोई हॉस्पिटल तक अवेलेबल नहीं है। राइट, तो बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। अब जब वहाँ पर इतनी बैकवर्डनेस है तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि भाई सरकार कर रही होगी काम, बट हमारे लिए नहीं कर रही, तो हमें क्या फ़ायदा है उस सरकार का? राइट, तो यही उनकी सोच हो गई है। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ सरकार बहुत सारे काम कर रही होगी, बट हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें तो पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है। राइट, हमें तो एक हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं कराया गया, हमारे बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल कैसा होता है हमारे बच्चों को पता तक नहीं है। तो हम ऐसी सरकार का क्या करें? इससे अच्छा हम खुद ही खुद को एडमिनिस्टर ना कर लें और
ऐसे जब लोगों की सोच हो जाती है, वहाँ पर अगर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले लोग पहुँचते हैं और वो उनको समझाते कि ऐसा है, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, हम आपके लिए काम करके देंगे, तो ये लोग उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं और उनका साथ दे देते हैं, और ऐसे फिर उनके ग्रुप में ये लोग इंक्लूड हो जाते हैं, और होता ये है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इनका ग्रुप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर हम मेजर बात देखें ना कि कौन से फैक्टर्स, तो ये सबसे बड़े फैक्टर्स तो यही हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, रूरल एरियाज़ हैं, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, तो लोगों के बीच में वैसे ही डिससेटिस्फैक्शन है, गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, राइट। नेक्स्ट लैंड एक्विजिशन है। अब कोई इंसान है, कोई फार्मर है, अपने खेती कर रहा था, चैन से सो रहा था, चैन से खाता था, चैन से पीता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी खेत ही छीन लिया, ठीक है, उसकी ज़मीन को ही एक्वायर कर लिया हमारी सरकार ने, तो इससे क्या होगा, उस इंसान को, उस फार्मर को क्या होगा, उसको गवर्नमेंट बुरी लगेगी ना, वो कहेगा भाई मेरा खेत था वो भी छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे सोऊं, कैसे सारा काम करो अपनी लाइफ का, राइट, लाइफ हमारी कैसी चलेगी, तो उसके लिए वो सरकार अच्छी नहीं होगी, और वो क्या करेगा, वो सपोर्ट कर देगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। कल्चरल एलियनेशन, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्जिनलाइज फील करती हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग महसूस करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, इस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर ही देती हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमें तो सरकार इग्नोर कर रही है, हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, और इसी वजह से वो सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और सरकार भी यहाँ पर इफेक्टिवली वेलफेयर स्कीम्स नहीं लेकर आ पाती है, अपने जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनवा नहीं पाती है, काम अच्छे से कर नहीं पाती है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से ये कुछ फैक्टर्स मिलकर क्या कर देते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को और ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जिससे कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं, इसके लिए कुछ हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब हमारी सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीज़न को बनाया है 2006 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये जो डिवीज़न है वो आती है, जो कि इफेक्टिवली एड्रेस करती है इस इंसर्जेंसी को होलिस्टिक मैनर में, ठीक है। ये डिवीज़न क्या करती है, सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, जिस वजह से क्या हो कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको हम कंट्रोल कर पाएँ। नेशनल पॉलिसी बनाई गई है 2015 में, एक्शन प्लान भी हमने बनाया है 2015 में ही, जिससे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। इसमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी को हमने यूज़ किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स को भी ले रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं उनके राइट्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके इंटाइटलमेंट्स भी दे रहे हैं, तो लोग जो हैं उनको अब हम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी सब स्कीम भी हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के अंडर आती हैं, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है, जिसके अंडर सेंटर जो है अफेक्टेड एरियाज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेशनल नीड्स हैं उसके लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सग्रेशिया पेमेंट दे रहे हैं उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी फैमिली क्या कर रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं किसी मेंबर की डेथ हुई है इस एक्सट्रीमिज्म में। फिर है स्पेशल सेंटर असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स है, सर्विसेज में जो गैप्स है वो हम फुलफ़िल कर पाएँ। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के अंडर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट्स को, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनको हम क्या करें, स्ट्रेंथन कर पाएँ। सिविक एक्शन प्रोग्राम भी लेकर आया गया है, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पीपल के बीच में जो गैप है उसको हम ब्रिज कर पाएँ। रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 एंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इनको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट भी है, जिसमें हम मोबाइल कनेक्टिविटी को इन पर्टिकुलर जो हमारे एरियाज़ है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ पर हम मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने को काम दिया गया है कि वो क्या करेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको इन 35 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे। अब हम देखें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारे इंडिया में कितना है, चलो जानते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो वायलेंस है वो 77% तक कम हुआ है, मतलब हम काम अच्छा कर रहे हैं भाई। 2009 से 2021 तक बात करें तो 77% तक का ये एक्सट्रीमिज्म हमने कम कर लिया है,
ठीक है। डेथ्स जो हैं सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की वो 85% से कम हो गई हैं अगर हम 2010 और 2021 के बीच की बात करें। 2020 और 2021 के इंसिडेंट्स जो हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस और रिजल्टेंट डेथ के, वो भी 24% और 27% रेस्पेक्टिवली क्या हुए हैं, कम हुए हैं। रोड अहेड की बात करें कि भाई आगे हम क्या कर सकते हैं, काम तो हम कर रहे हैं लेकिन हम और अच्छा भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले पॉलिसी मेजर्स, तो पॉलिसी मेजर्स हमें चाहिए है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लॉ को वहाँ पर अपहोल्ड रखें, इफ़िशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाकर रखें कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो होता रहे, लोगों की नीड्स फुलफिल रहें उन अफेक्टेड एरियाज़ में। एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमें उन एरिया में जो है लगानी है स्ट्रेटजीज़ को जहाँ पर जो नक्सलाइट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट को रन करेंगे। आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है उसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश मॉडल जो है वहाँ पर क्या हुआ है कि पैसिफाई किया है उस अफेक्टेड एरियाज़ में आंध्र प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, विजन, मिशन और ओरिएंट सेल्फ बिलीव का यूज़ किया गया है, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी करी है। क्लैम्प डाउन हम कर सकते हैं माओइस्ट फाइनेंसेस का। जो माओइस्ट है वो काम क्यों कर रहे हैं, वो अपना इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उनके पास में पैसा है। तो अगर उनके पास में पैसा नहीं होगा तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो सारी एक्टिविटी जिनसे वो माओइस्ट पैसा जो है अर्न कर रहे हैं वो पैसा ही हम वहाँ तक ना पहुँचने दें। इंक्लूसिविलिटी, हमें क्या करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करना है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी करना है, डिप्राइव्ड सेक्शंस जो है उनकी नीड्स पूरी फुलफिल करनी है। कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। कैपेबिलिटी जो है हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस की उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, उनके मोरल को बूस्टअप रखना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करने हैं। फिर कॉमन पीपल के साथ में कनेक्शन भी बिल्ड करना है, क्योंकि कॉमन पीपल ही वहाँ पर वो लोग हैं जो हमें क्या करेंगे, हमें हर वो चीज़ बता सकते हैं कि किस तरीके से हम उन नक्सलवादियों से लड़ सकते हैं, राइट। तो वो अगर हमें कॉमन पीपल की हेल्प मिल जाए तो हम बहुत ही जल्दी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हरा पाएंगे। इसके लिए हम सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हमने उठाया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2017 में कि हम कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फाइट कर पाएंगे। इसके लिए एक स्ट्रेटजी है दैट इज़ समाधान। तो यहाँ पर 8 पिलर्स इसके हैं। समाधान की बात करें तो S फॉर स्मार्ट लीडरशिप है, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग है, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंसी की बात यहाँ पर की जाती है, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, H फॉर हार्नेस टेक्नोलॉजी एंड A स्टैंड्स फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस समाधान का अगर हम यूज़ कर लें तो ये जो माओइज़्म है इससे हम लड़ पाएंगे। कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी हैं उसको भी हम देखते हैं। तो अभी जो है वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर का ट्रेंड अभी आया है, इसकी एक रिपोर्ट आई है। सिप्री ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है कि 2022 की ये रिपोर्ट है जो बताती है कि वर्ल्ड भर में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कौन सी कंट्री कितना खर्च कर रही है। बात सिप्री की अगर हम करें तो सिप्री एक स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करती है कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल्स एंड डिसआर्मामेंट में। की हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, तो 5 बिगेस्ट स्पेंडर जो कि 2022 में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया है मिलिट्री स्पेंडिंग में, उसमें हमारी जो फर्स्ट नंबर पे आता है दैट इज़ US, सेकंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ रशिया एंड फोर्थ वन इज़ इंडिया। तो हमारी इंडिया भी बहुत पैसा खर्च करती है इस मिलिट्री में, ठीक है। एंड सऊदी अरेबिया 5th नंबर पर है। ये पाँचों जो कंट्रीज़ हैं इनको मिलाकर अगर हम देखें तो 63% स्पेंडिंग वर्ल्ड की ये पाँचों कंट्रीज़ ही कर देती हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है $18.4 बिलियन का हमने मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है और इससे ही हम 4th लार्जेस्ट स्पेंडर बने हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है 3.7% से बढ़ा है रियल टर्म्स में। रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन से और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग ये बढ़ती हुई हमने देखी है। पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी है, पेंशन है, वो लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी में रहा, ठीक है। हमारी बजट की बात करें तो उसमें अराउंड 50% तो ये पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है खर्च। फिर इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल आउटलेज पर वो है 23% टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग का। इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। 16,000 करोड़ का हमने खर्च किया है डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया का
एम है, हमने यहाँ पर 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। इट मीन्स हमने दूसरी कंट्रीज़ को अपना जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो बेचे हैं, राइट। तो यहाँ से हमें अर्निंग हुई है 16,000 करोड़ की, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमारा एम है कि हम 2025 तक 35,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो अर्न करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट से। क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं, तो डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन्स जिसको एटैक्स बोलते हैं, एंड ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, इन सबको हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है जिससे कि हम एक्सपोर्ट जो है डिफेंस एक्सपोर्ट इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आईडेक्स दैट इज़ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी, मेक इन इंडिया, नोटिफाइड किए हैं 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट और ज़्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट है कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स, ठीक है। तो आर्मी जो है वो जो हमारे ये CCOSV है इसको रेस कर रही है, जो कि साइबर स्पेस में होने वाले चैलेंजेस को क्या करेगा, एड्रेस करेगा। तो CCOSW है जो ये क्या करेगा, ये असिस्ट करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस को फाइट बैक कर पाएंगे, जो कि हमारी वॉरफेयर कैपेबिलिटी, हम देख रहे हैं ना कि वॉरफेयर हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है, स्पेस में बहुत सारे वेपन्स लग चुके हैं, तो उसको अगर वहाँ से कोई थ्रेट आता है तो हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो यही विंग है साइबर स्पेस वाला जो कि इसको देखेगा। ये सेफ गार्ड करेगा हमारे नेटवर्क्स को और हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है इस नीश में उसको, ठीक है। आर्मी जो है वो नॉमिनेट करेगी लीड डायरेक्टरेट्स के लिए, टेस्ट बेड फॉर्मेशंस के लिए, जिससे कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको हम एब्जॉर्व कर पाएँ और हमारी फाइटिंग पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ सके। साइबर सिक्योरिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि साइबर स्पेस बहुत ही इसेंशियल कॉम्पिटेंसी है मिलिट्री डोमेन का, ग्रे जोन वॉरफेयर में भी और कन्वेंशनल ऑपरेटेड में, ठीक है। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना खुद का साइबर वॉरफेयर रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। एडवर्सरीज जो है वो हमें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारे डैम, हमारे पावर एंड एनर्जी, हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पर अटैक कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटली वल्नरेबल टारगेट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। फिर है चैलेंजेस कौन कौन से हम फेस करते हैं, तो हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है एजेंसीज़ के बीच में, फिर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, डिजिटल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनिशिएटिव्स हमने कुछ लिए हैं जिससे कि हम जो साइबर सिक्योरिटी है इसको अपना बूस्टअप कर पाएँ, दैट इज़ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, फ्रेमवर्क फॉर इन्हांसिंग साइबर सिक्योरिटी, और हमने एक सर्टेन भी इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। यूएसए और 10 और दूसरी नेशंस हैं जिन्होंने मिलकर हमारी पूरी वर्ल्ड का पहला सिग्निफिकेंट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन को इशू किया है। ये जो है रिकॉग्नाइज करता है कि इस कॉमर्शियल स्पाईवेयर का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से कई सारे खतरा मंडरा रहे हैं हमारी दुनिया पर। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, ये रियलाइज़ करता है, इसने कहा है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी का जो हमारा कॉमर्शियल स्पाईवेयर है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हमें बहुत ढंग से करना है, हर कोई बिना किसी ज़रूरत के इसका यूज़ ना करे। तो इसकी ज़रूरत जो है वो इसका यूज़ है वो हमें कंट्रोल वे में करना होगा। अब बात की जाए कि आखिर ये स्पाईवेयर होता ही क्या है, तो ये स्पाईवेयर एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है एंड यूज़र की नॉलेज के बिना ही। ये इन्वेड करता है डिवाइस को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, इंटरनेट का यूजेस डेटा है उसके जो इंटरनेट का डेटा यूज़ है वो भी कर सकता है बिना उसको उस पर्सन को पता चले, ठीक है। और ये क्या करता है, एडवाइज़र्स, डेटा फर्म्स, एक्सटर्नल यूज़र्स पर रिले करता है, उनको ये प्रोवाइड कर देता है जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने चुराई है वो। नेक्स्ट है रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022। रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है सर्ट-इन ने, हमारी इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। सर्ट-इन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्ड करती है अगर कोई भी कंप्यूटर सिक्योरिटी का इंसिडेंट होता है तो। अब रिपोर्ट आई है भाई तो कुछ हाईलाइट्स भी आए होंगे। हाँ जी, तो रैनसमवेयर इंसिडेंट्स जो हैं वो 53% से बढ़ गए हैं पिछले साल से कंपेयर करें। अगर हम 2021 से कंपेयर करें 2022 में, तो रैनसमवेयर की जो इंसिडेंट है वो 53
3% से बढ़े हैं। ना केवल मनी बल्कि जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं रैंसमवेयर अटैक्स के। ठीक है, ब्रॉडन किया है रैंसमवेयर अटैक्स का क्रिटिकल सेक्टर्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी जो है अटैक की वो बहुत बढ़ गई है। लॉकबिट सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट रैंसमवेयर था हमारी इंडिया में, उसके बाद में मैकोप था और उसके बाद में स्टॉप रैंसमवेयर था। ठीक है, नए वेरिएंट्स कौन से हैं तो वाइस सोसाइटी है, ब्लू स्काई भी है जो कि 2022 में जिसको नोटिस किया गया। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर थे। उसके बाद में फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे। रैंसमवेयर एक सर्विस की तरह भी एक इकोसिस्टम है जो बहुत प्रोमिनेंट रहा। ठीक है, मैकोप और फोबोस रैंसमवेयर फैमिलीज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है, उन्होंने टारगेट किया है मीडियम और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और जो डीजेवू स्टॉप वेरिएंट्स थे इन्होंने इंडिविजुअल्स पर अटैक किए हैं। रैंसमवेयर क्या है, ये एक मॉलवेयर की ही कैटेगरी है जो कि एक सिस्टम को एक्सेस ले लेती है, उसके बाद में उस सिस्टम को लॉक कर लेती है। अगर आपको उस सिस्टम को फिर से यूज़ करना है तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, रैंसम की डिमांड करते हैं। इसमें दो हैं, एक है क्रिप्टो जो कि डिफरेंट फाइल्स को क्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। दूसरा है लॉकर जो कि लॉक कर देता है स्क्रीन को, जब तक कि पैसा नहीं पे किया जाएगा स्क्रीन नहीं खुलेगी। नेक्स्ट है रिलेटेड न्यूज़ लॉकबिट रैंसमवेयर की। तो लॉकबिट रैंसमवेयर जो है वो हमने देखा है कि वो मैक डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा था। ये फर्स्ट ऐसा रैंसमवेयर ऑपरेशन था जो कि एप्पल के कंप्यूटर्स को टारगेट करते हुए नजर आया। लॉकबिट रैंसमवेयर जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि विक्टिम के सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा। इसको ABCD वायरस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड जो फाइल हो जाएगी उसके नाम के आगे .abcd लग जाएगा। ठीक है, इसको एक क्रिप्टो वायरस भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट में। अगर आपको क्या करना है, उस फाइल को फिर से खोलना है तो आपको पेमेंट करनी होगी, वो भी क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, इसीलिए इसको क्रिप्टो वायरस भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को लॉन्च किया है जो कि फैसिलिटेट करेगा एक बैलेंस नारकोटिक्स और सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी में, जो कि मेडिकल और साइंटिफिक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, इसकी इफ़िशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कि अभी हमें देखना है कितनी ये एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट है, और जो टाइम जो लिया जा रहा है फार्मा इंडस्ट्रीज से कि वो ट्रेड लाइसेंस ले पाएँ। CBN क्या है, एक सबऑर्डिनेट बॉडी है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ नारकोटिक ड्रग्स को देखता है अंडर द NDPS एक्ट 1985। ठीक है, इसमें नारकोटिक्स कमिश्नर होते हैं और 3 डेप्यूटी नारकोटिक्स कमिश्नर भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि लगभग 250 और ज़्यादा यूनिट्स हम लेंगे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स के। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको डेवलप हमारे प्यारे DRDO ने ही किया है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। इसकी रेंज है 150 to 500 किलोमीटर्स और ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर पर काम करती है। ठीक है, इसमें इसका जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें कुछ एक्सरसाइजेस की जो कि अभी न्यूज़ में रही, इसमें पहली है स्लीनेक्स 23। ये एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। फिर है एक्सरसाइज कवच, इसको अंडमान निकोबार कमांड जो है उसने कंडक्ट किया है और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोप इंडिया 23। ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और USA के बीच में। फिर एक्सरसाइज ओरियन, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, UK, स्पेन, USA ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनियोकॉस 23। ये इंडियन एयरफोर्स जो है ये पार्टिसिपेट करेगी, इसमें ये मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, होस्ट इसको ग्रीस की एयरफोर्स कर रही है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बाद में अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इंटरनल सिक्योरिटी हमने पढ़ा, हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ रही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे करंट अफेयर्स का, तो उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ रही अप्रैल में। सबसे पहले बात करेंगे
प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये तो काफ़ी पुरानी स्कीम है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक प्रोग्राम, नाम है जिसका कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के भी पूरा होने के 50 साल हो गए हैं। 50 साल मतलब प्रोजेक्ट टाइगर का 50th बर्थडे है, राइट। तो इस चीज़ को याद करने के लिए मैसूरू कर्नाटका में हमारे पीएम ने प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। अच्छा, और बात कर लेते हैं भाई। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस जो है उसको भी लॉन्च किया गया है इंडिया ने इस इवेंट के दौरान। अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन एक समरी रिपोर्ट है जो कि 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है टाइगर रिजर्व्स का, वो भी अभी पब्लिश हुई है। और जो समरी रिपोर्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 5th साइकिल, इसको भी रिलीज़ किया गया है। ओके, इसके साथ ही साथ जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन है ये क्या है? तो ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है कि हम मैनेजमेंट को इवेल्युएट करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ का मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 6 मेन कैटेगरीज पर हम इसको देखते हैं: कंटेक्स्ट, प्लानिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटकम्स। ये सारी चीज़ तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। इसको लॉन्च किया गया है 1973 के अंडर। ओके, इनिशियली जब ये लॉन्च की गई थी तब 9 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनमें ही ये स्कीम जो है लागू हुई थी। अभी अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल असिस्टेंस को प्रोवाइड करती है टाइगर रेंज एस्टेट्स को इन सीटू कंजर्वेशन के लिए। तो देखो, कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक्स सीटू होता है और इन सीटू होता है। इन सीटू मतलब वो जो जानवर है वो वहीं रहेगा, एक्स सीटू मतलब उसको उस जगह से हटाकर कहीं और ले जाकर हम उसको कंजर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात हो रही है इन सीटू की, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि हमारा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाए। साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यूज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वही अथॉरिटी जो है प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करती है, ओवर आर्किंग सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन रोल को निभाती है, अप्रूव करती है टाइगर कंजर्वेशन प्लान को जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार करती हैं। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है सेंटर प्रोवाइड करता है, वो सारे एक्सपेंडिचर की जो कि नॉन रिकरिंग आइटम्स के होते हैं, और रिकरिंग आइटम्स जो हैं उनके लिए 50% का एक्सपेंडिचर दिया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90% सेंट्रल असिस्टेंस यहाँ पर मिलती है। एक्टिविटीज़ जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में होती हैं, इसमें क्या है कि हम इस्टेब्लिश करते हैं और डेवलप करते हैं नए टाइगर रिजर्व्स को। तो 53 टाइगर रिजर्व जो हैं जो कि अभी इस्टेब्लिश हैं हमारी इंडिया में, जो कि इन टोटल जो हमारा लैंड एरिया है इंडिया का उसका 2.3% का एरिया घेरे हुए हैं। कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर टाइगर रिजर्व्स, कोर एरियाज जो हैं वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। को एग्जिस्टेंस एजेंडा जो अडॉप्ट किया गया है वो बफर और फ्रिंज एरियाज़ में है। NTCA ने बैन कर दिया है कि कोई भी नया टाइगर रिजर्व का कोर एरिया जो है, हमारा जो टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। NTCA जो है असेसमेंट करती है एम स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए। तो एम स्ट्रिप्स क्या है? जो हमारे टाइगर होते हैं ना, अगर उनकी बॉडी देखो तो उसमें क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स बनी होती हैं, और जैसे हमारी DNA है वो अलग होता है, हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ऐसे ही इनकी ये जो स्ट्रिप्स है वो हर टाइगर की अलग होती है और उसी का यूज़ करते हुए इनका असेसमेंट भी किया जाता है।
अब यहाँ पर एक एलियंस का नाम सुना था, ये है इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है इसको फर्स्ट हमने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड 2019 में, लेकिन अभी जाकर हमारे जब ये जो 50 ईयर्स जो है प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट हुए तब यहाँ पर जाकर हमने इसको लॉन्च किया है। बातचीत 2019 से चल रही है। अब ये जो है ये लॉन्च इसलिए किया गया है कि 7 बिग कैट्स नेम जो है उनको हमें बचाना है, 7 बिग कैट्स को बचाना है, जिसमें कौन कौन आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी 7 बिग कैट्स कौन सी होती है तो आपको बताना है कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लिपार्ड, चीता, जगोर एंड प्यूमा, ये हमारी 7 बिग कैट्स होती हैं। इनको बचाने के लिए ही ये एक इंटरनेशनल एलियंस जो है वो फॉर्म हुआ है। एम इसका ये है कि 97 रेंज कंट्रीज़ तक ये पहुँचेंगे जहाँ पर नेचुरल हैबिटाट्स है इन स्पीसीज़ का। टाइमलाइन ये है कि लगभग 5 साल तक हम यहाँ पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इन स्पीसीज़ को बचाएंगे। की फाइंडिंग क्या है, जो हमारी अभी एक फ्रेमवर्क आया है, हमने देखा है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन की एक रिपोर्ट आई 2022 की, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स है इसको भी जान ले। तो यहाँ पर इसमें रिपोर्ट ये आई है कि ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है 8% का। उनका जो स्कोर है कि इन्होंने इवैल्यूएशन किया है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, तो इसमें जब इन्होंने इवैल्यूएट किया तो जो स्कोर निकल कर आया वो 8% इंक्रीज़ हुआ है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो टॉपर बना है, यहाँ पर उसका स्कोर 94.38% का रहा है। जितनी 51 रिजर्व्स को जब टाइगर रिजर्व्स को इवैल्यूएट किया गया, जिसमें टॉपर कौन बना, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। सिद्धपुरा और बांदीपुरा जो है वो सेकंड और थर्ड आए हैं, और नागरहोल जो है वो थर्ड आया है। कोई भी टाइगर रिजर्व पुअर कैटेगरी में नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, की फाइंडिंग क्या है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 5th साइकिल रिपोर्ट की। जो टाइगर्स हैं हमारी इंडिया में कितने हो गए हैं, 3167 टाइगर्स अभी हमारी इंडिया में हैं। पॉपुलेशन 200 से ग्रो हुई है। 2018 से 2022 तक की अगर हम कंपेयर करें तो पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई है, 200 टाइगर्स और बड़े हैं। हाईएस्ट नंबर जो टाइगर्स के हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिले, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और ईस्टर्न घाट्स में लगभग 1161 टाइगर्स हमें देखने को मिले हैं। नीलगिरी क्लस्टर जिसमें नागरहोल टू बिलीगिरी रंगा हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स की, यहाँ पर लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो है टाइगर रिजर्व का वो कैसे होगा, तो वो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के अंडर होगा। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसको डिप्लॉय किया गया है अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में, जिससे कि एंटी पोचिंग ऑपरेशन हो सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई है। ई वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो कि एक UAV को यानी कि ड्रोन को यूज़ करता है सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। हमने देखा ना, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, 200 टाइगर्स और बढ़ गए हैं पिछले 4 सालों में। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। अच्छा, तो हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए, भाई ऐसे नहीं कि ऐसे अपने आप से बढ़ गई, नहीं, हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो हमने मेहनत की है प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेकर आए जिससे ये काम हो पाया है। पोचिंग को हमने रोका है, ठीक है। हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने विजिलेंस को और इंक्रीज़ कर दिया, जिससे पोचिंग नहीं हो पाई, पोचिंग बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से ये हमने बचाव कर पाया है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हमने रोका है। विलेजेस को कोर एरिया से बाहर कर दिया, तो वहाँ पर जो है वो एनिमल्स जा नहीं रहे, टाइगर जा नहीं रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं रहा, कोई टाइगर को मार नहीं रहा, टाइगर बच गए, ठीक है। हैबिटेट रिस्टोरेशन किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है जहाँ पर पहले एक बार ऐसा हुआ था कि सारे टाइगर ख़त्म हो गए, जितने भी टाइगर थे सब खत्म हो गए थे। अब हमने फिर से एफर्ट्स किए और वहाँ पर भी अब टाइगर है और हैबिटेट का रिस्टोरेशन हमने कर दिया है। ये तो एफर्ट्स किए हैं हमने, मतलब हमारी इंडिया ने। बट ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली भी कई सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई एफर्ट्स हो रहे हैं। बात करें तो ग्लोबल टाइगर फोरम 1993 जो कि एक्सक्लूसिवली हमने सेट इसी काम के लिए की है कि आपको टाइगर्स को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008, ये ग्लोबल एलियंस है गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, सिविल सोसाइटी का, इवन प्राइवेट सेक्टर का भी, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल लेवल पर टाइगर को बचाएगा। फिर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में अडॉप्ट की गई, जिससे कि टाइगर्स जो है उनकी संख्या में 2022 तक डबल कर लेनी है।
दूसरी कंट्रीज़ का तो पता नहीं, बट हमने ये काम करके दिखाया, हमारी इंडिया ने ये कर दिया है। हमारी जो टाइगर की पॉपुलेशन थी 2022 तक डबल कर दी है 2010 के मुकाबले में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि ये जो डिक्लेरेशन है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर डे। तो अब हम ग्लोबल टाइगर डे भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि भाई टाइगर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डे मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को हर साल हम ग्लोबल टाइगर डे मनाते हैं। कंजर्वेशन असॉल्ट टाइगर स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क, कैट्स फ्रेमवर्क 2013 भी लाया गया है, जिसमें हम मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि क्या जो मैनेजमेंट अभी हम कर रहे हैं उससे सक्सेसफुली हम टाइगर्स को बचा पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट है बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स, जो है अलग अलग टाइगर रेंज कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं जिससे कि टाइगर को बचाया जा सके। जैसे कि अब ये टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, नाम देख लो। इंडिया, हमारी इंडिया में टाइगर मिलता है, तो ये वो कंट्रीज जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर मिलते हैं और आपस में हमने कई सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं। अब टाइगर जो है इसको बचाना है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, टाइगर बच रहे हैं, लेकिन इस कंजर्वेशन में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हर काम में कोई ना कहीं कैसा ना कैसा कोई चैलेंज आ ही जाता है, तो यहाँ पर भी कई सारे चैलेंज आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हैबिटाट एंड लॉस ऑफ प्रे स्पीसीज। भाई टाइगर तो बचा लिया, लेकिन टाइगर जिसको खाता है उसको नहीं बचाया, तो टाइगर को खिलाओगे क्या, राइट। तो ज़रूरी हो जाता है, टाइगर को बचाया अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का घर भी बचाओ। मतलब टाइगर जहाँ रहता है, जिस जंगल में रहता है, उस पूरे जंगल को बचाना होगा। सिर्फ जंगल को बचाने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ पर रहने वाली हर एक स्पीसी को बचाना होगा, राइट। क्योंकि आपने पढ़ा है, फूड चेन पढ़ी है आपने, फूड वेब भी पढ़ा है, राइट। आपने जाना है कि अगर एक भी स्पीसी गायब हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसीलिए सिर्फ टाइगर को बचाना ज़रूरी नहीं है, भाई टाइगर को बचाना है, साथ साथ में उसका घर भी बचाना है, घर में रहने वाली और स्पीसी हैं उसको भी बचाना है। ठीक, दूसरी चीज़ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हमने क्या किया, अब जंगल में रह रहे थे जानवर, हम रह रहे थे अपने गांव शहर में, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कहा अरे जंगल है इसको क्लियर करो, यहाँ पर बनाएंगे कोई बढ़िया सा बंगला बनाएंगे, नेचर के साथ में रहेंगे। अब हमने क्या किया, बीचों बीच जंगल में सफाई करवा के वहाँ पर अपना बंगला बनाया और रहने लगे। अब ये बताओ क्या ये हमने सही किया? भाई ये जंगल हमारा नहीं था, जंगल तो जानवरों का था ना, टाइगर का था, लायन का था और बहुत सारी स्पीसीज़ का था। अब वहाँ पर भी हमें मतलब अपनी जगह पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, हम गए अपना जगह छोड़कर कहाँ रहने लगे हैं, जंगल में। तो क्या वहाँ पर हम सेफ रहेंगे? क्या वहाँ की स्पीसीज़ को ये बुरा नहीं लगेगा कि उनके घर में कोई और रहने लगा है? ऑब्वियसली लगेगा। फिर होता है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, वहाँ के जानवर आएंगे, आप पर अटैक करेंगे, आप अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी निकालेंगे और उनको शूट कर देंगे, राइट। शूट कर देंगे, लॉस किसका हुआ? एनिमल्स का, उनकी डेथ हो गई, राइट। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकना होगा, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम इस तरीके से बनाएं कि जो एनिमल का हैबिटाट है उसका लॉस ना हो और हमारा भी काम चल जाए। भाई कहीं रोड बनाना है तो कोई अलग जगह से बना लो ना, जाना ही तो है, मैं कहीं पहुंच जाएंगे। अरे 10 मिनट की देरी भी हो जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन हमारा नेचर भी तो सेफ रहेगा, जो जानवर जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ तो रहेंगे। लेकिन नहीं, हमें ज़बरदस्ती करनी है और हमें जाना है उस जंगल के बीचों बीच से। फिर वहाँ पर क्या होगा, जंगल के बीचों बीच में रोड बना लिया है, तो जब कहीं जाओगे बाइक पर बैठकर घूमने जा रहे हो तो आगे आ जाएगा शेर चीता। बस यही होता है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है फंड्स। भाई कोई काम करते हैं फ्री में, होता नहीं। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, हर काम होता है पैसे से, और पैसे की ही यहाँ पर कमी हो जाती है जिस वजह से काम हो नहीं पा रहा है। हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड हर जगह हो ही रहा है। हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं उसको रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई केस मिल ही जाता है कि इलीगल ट्रेड हो रहा है। मॉनिटरिंग करना है, जैसे कि टाइगर रिजर्व, जैसे कि मुकुंदरा है, रणथंभौर है, नागरहोल है, ये स्टेट्स की बाउंड्रीज पर है। अब इसमें ये आता है कि कौन मॉनिटर करेगा कि जो स्टेट की बाउंड्री में है, तो ये एक स्टेट है, एक ये स्टेट है, और यहाँ पर अगर कोई टाइगर रिजर्व है, ये स्टेट कहेगी ये वाला जो स्टेट है ये मॉनिटर करेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहेगी नहीं भाई तुम कर लो। तो
इस वजह से क्या होता है कि मॉनिटरिंग होती ही नहीं, वो उस दूसरे का नाम लेता है, दूसरा पहले का नाम लेता है, बस हो गया काम। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स बदल रहे हैं, इससे हैबिटाट जो है वो भी बदल रहे हैं। जहाँ पर जंगल होते थे वहाँ पर अब डेजर्ट बन गए हैं, तो बेचारे जानवर क्या करें, इसमें उनकी गलती तो नहीं थी, उनके जंगल सूख गए, इसमें उनकी क्या गलती थी, लेकिन भुगतना उनको पड़ रहा है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। और भी कई रीजन है, जैसे 20% रिजर्व जो है वहाँ पर इन्वेजिव प्लांट स्पीसी आ गई है, जैसे कि लैंटना कैमरा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर उस एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बाकी प्लांट स्पीसी ख़त्म हो जा रही है। अब जो खाना वो खाते थे वो खाना ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो रहा है, वो उनका नंबर भी कम होता जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये चर्चा में क्यों है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है गज उत्सव में। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है असम में, यहाँ पर क्या हो गया है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 30 साल पूरे हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हो गए हैं, 50। इनके कितने साल हो गए हैं, 30 साल। तो 30 साल पूरे हुए, इसीलिए गज उत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है भाई, ये है आसाम में। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। और अगर हम बात करें तो ये गज उत्सव को मनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। गज उत्सव को मनाने का ऑब्जेक्टिव इतना है कि हमें लोगों को अवेयर करना है। क्या अवेयर करना है कि हमें एलिफेंट्स को बचाना चाहिए, उनके कॉरिडोर को बचाना चाहिए, उनके घर को बचाना चाहिए, साथ ही साथ में जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको भी रिड्यूस करना है। चलो, ये सारी चीज़ें तो हम जान लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में आई है। कौन लेकर आया था भाई, इसको लेकर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सपोर्ट एंड कवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो बहुत सारे जो एलिफेंट बेयरिंग स्टेट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अभी जो ये 22 स्टेट और यूटी में जो है इम्प्लीमेंटेड है। मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो हम कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को उनके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे उनके घर को, उनके नेचुरल हैबिटेट को, उनके कॉरिडोर्स जो हैं उनको हम कंजर्व करेंगे, रिस्टोर भी करेंगे। प्रोटेक्ट करेंगे एलिफेंट्स को पोचिंग से, क्योंकि जो वो एलिफेंट है उनकी जो आइवरी होती है, उनके जो बड़े बड़े दो दांत होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है। आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि एंशियंट टाइम से हम देखते हैं कि एलिफेंट की जो आइवरी है उसका बहुत सारा यूज़ होता है। इवन अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तब वहाँ पर भी हमें आइवरी के कई सारे ऑर्नामेंट्स, कई सारी सील्स देखने को मिलती हैं, राइट। तो वो आइवरी जो है वो एंशियंट टाइम से हम देख रहे हैं कि यूज़ में आ रही है। और अब जो है, अब ये आइवरी का जो ट्रेड है वो इलीगल कर दिया गया है, वो बैन कर दिया गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बैन होने के बावजूद उसका ट्रेड कर रहे हैं, एलिफेंट्स की पोचिंग कर रहे हैं, और ये इलीगल ट्रेड होता आ रहा है, और इससे एलिफेंट जो है इनकी पॉपुलेशन कम होती आ रही है। इंश्योर करेंगे कि जो इंटर स्टेट और रीजनल नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन है एलिफेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो होता रहे। एक स्टीयरिंग कमेटी भी है जो कि जिसमें गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि सेंटर को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ पर एडवाइस भी करते हैं। बात करें एलिफेंट रिजर्व्स की, तो ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में इसको डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ने, जो कि डिमार्केट करता है लैंड स्केप्स को, जो लार्ज लैंड स्केप्स होते हैं जहाँ पर एलिफेंट रहते हैं, वहाँ पर मूव करते हैं, वहाँ पर ही वो अपनी पूरी लाइवलीहुड को स्पेंड करते हैं। तो उस एरिया को हमने क्या किया, एलिफेंट रिजर्व बना दिया है। अभी अगर हम बात करें तो 33 एलिफेंट रिजर्व्स हमारी इंडिया में है। तमिलनाडु और आसाम में सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तमिलनाडु में है 5, और हमारे तमिलनाडु में 5 एलिफेंट रिजर्व हैं, आसाम में भी 5 एलिफेंट रिजर्व हैं, केरला में 4 है और ओडिशा में 3 है। मैसूर का जो एलिफेंट रिजर्व है वो सबसे बड़ा रिजर्व है। ओके, अब ये जो हम बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट है जिसके भी 30 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या ये सक्सेसफुल रहा, कितना, किस हद तक ये सक्सेसफुल रहा है। तो इंडिया जो है ना, अभी जितना भी एशिया में एलिफेंट्स हैं जो कि वाइल्ड हैं, ठीक है, मतलब जो कि जंगलों में रहते हैं, उसके 60% एलिफेंट हमारी सिर्फ इंडिया में है।
पूरी एशिया की अगर हम बात करें तो, ठीक है। एलिफेंट सेंसस 2017 के मुताबिक अगर हम देखें तो अभी हमारी इंडिया में कितनी एलिफेंट है? 29,964 एलिफेंट्स आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एलिफेंट सेंसस 2017, ठीक है। कर्नाटका जो है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, उसके बाद में आसाम और उसके बाद में केरला का नंबर आता है। सेंसस हर 5 साल में होता है। अच्छा, एलिफेंट के सेंसस तो देख लिया, टाइगर का सेंसस कितने सालों में होता है और ह्यूमन का सेंसस कितने सालों में होता है, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंडियन एलिफेंट के बारे में। भाई इतना ज़्यादा हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा है, एलिफेंट को कैसे बचाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब पढ़ लिया, लेकिन भाई एलिफेंट को भी तो जान लो। चलो एलिफेंट के बारे में जानते हैं। और एलिफेंट के बारे में पिछली साल 2022 में ही क्वेश्चन आई थिंक आया था कि एलिफेंट जो होता है वो कैसा है, मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज़ दे रखी थी कि उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, उसको लीड कौन करता है एंड ऑल, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको जानना चाहिए कि ये हाईली इंटेलिजेंट एलिफेंट होता है, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इनका होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ये दुख दर्द को भी समझते हैं। एलिफेंट जो है वो आपके ग्रीव को समझते हैं, आपका दुख दर्द है उसको वो ये भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैट्रियार्की दिखती है, मतलब क्या, जो लीडर होता है ना, जो लीड करता है इनके ग्रुप को, वो ओल्डेस्ट फीमेल जो वहाँ पर होगी प्रेजेंट, वो पूरे ग्रुप को लीड करेगी। लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, जितना भी मैमल्स का जेस्टेशन पीरियड होता है वो सबसे लंबा होता है, 22 मंथ का, 18 से 22 मंथ का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। अडल्ट मेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं वो लेस सोशल होते हैं, फीमेल्स के मुताबिक बात करें तो लेस सोशल होते हैं, वो मस्त में चले जाते हैं। मतलब क्या है कि मेट सर्चिंग स्ट्रेटजी है उनकी फॉर ओल्ड मेल्स की एनुअली, ठीक है। फिर हैबिटेट क्या है कि सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नदर्न इंडिया जो है यहाँ पर ये रहते हैं। थ्रेट्स ये है कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इनका घर बार छिन गया है, भाई फ्रेगमेंटेशन हो गया है, पोचिंग होती है और जेनेटिक वायबिलिटी भी लॉस हो जा रही है, ठीक है। स्टेटस की बात करते हैं तो ये इंडेंजर्ड हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 एंड 4 में भी आते हैं। अब हम देखते हैं कि एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले IUCN स्टेटस की बात करें तो एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है, वहीं पर अगर अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो जो सवाना एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड है, वहीं पर फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइज़ की बात करें तो एशियन एलिफेंट जो है ये अफ्रीकन वाले से छोटे होते हैं। ईयर्स की बात करें तो एशियन एलिफेंट के, क्योंकि वो खुद छोटा है तो उसके ईयर्स भी छोटे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के मुताबिक। स्किन की बात करें तो हमारी जो एशियन एलिफेंट है उनकी स्किन स्मूथ होती है और अफ्रीकन एलिफेंट्स के स्किन में रिंकल पड़े हुए होते हैं, ठीक है। फोरहेड की बात करें तो ट्विन डोम्ड, इस तरीके का हमारा जो एलिफेंट है उसका एशिया वाले का जो है हेड होता है, फोरहेड होता है, और जो अफ्रीका के एलिफेंट्स उनका है जो फोरहेड है वो ऐसा होता है। टस्क की बात करें तो एशियन एलिफेंट में कुछ मेल एशियन एलिफेंट ही होते हैं जिसमें टस्क होता है, फीमेल्स में टस्क नहीं होता है, लेकिन अफ्रीका के मेल और फीमेल दोनों ही एलिफेंट्स में टस्क होता है। अब हम बात करें कि जो एलिफेंट है क्या वो एक की स्टोन स्पीसी है, अगर है तो उसके रोल क्या है। तो पहली बात तो हाँ, ये एक की स्टोन स्पीसी है। रोल की अगर हम बात करें तो ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट, इसी साल क्वेश्चन आया है इसका, राइट, एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर की स्टोन स्पीसी यहाँ पर हमें देख सकते हैं, क्योंकि ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट, ये चीज़ इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये कुछ प्लांट स्पीसी के ओवर ग्रोथ को रोकता है, सीड को डिस्पर्स कर देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एलिफेंट का डंग होता है वो न्यूट्रिशियस होता है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू को भी प्रमोट करता हुआ नज़र आता है, कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ये पार्ट लेता है। कुछ कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा, तो नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हेल्प ली जाती है। ये क्या होते हैं, तो एक लीनियर नैरो नेचुरल हैबिटेट लिंकेजेस होते हैं। तो अब ये होता ये है कि
यहाँ पर एक एलिफेंट का रहने की जगह है और एक यहाँ पर है, बीच में क्या है, अब यहाँ पर समझ लो हाईवे जा रहा है, तो ये क्या करें, अब यहाँ पर ये एलिफेंट यहाँ जाने के लिए नीचे से ना जाए, यहाँ हाईवे से ना जाए, इनके ऊपर से इस तरीके से कॉरिडोर बना दिया जाता है और ये इससे चले जाते हैं, तो नीचे वाले अनडिस्टर्ब होकर अपना काम करता है। और ये भी अभी तक बात करें तो 101 कॉरिडोर्स हैं इंडिया में, ठीक है। नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है गज यात्रा, जिसको लॉन्च किया है एनजीओ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, और हाथी मेरे साथी, जिसका एम है कि हम क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, जो हैबिटेट एलिफेंट से कम हो रहा है उसको हम बड़ा करेंगे। 2010 में एलिफेंट टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जो कि रिव्यू करती है एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ को। नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में हमने बना दिया, किसको, एलिफेंट को। फिर रिहैब, दैट इज़ रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, तो यहाँ पर बीज का मतलब जो बीज होती है, मधुमक्खी होती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं और एलिफेंट्स को हम बचाते हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव है खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर अभी दूसरे और इनिशिएटिव की बात करें तो हार्ड एंड सॉफ्ट बैरियर्स बना रहे हैं, ट्रेंचेस फेंसेस बना देते हैं, एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड्स बना देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि है माइक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इसको लॉन्च किया है जो साइट्स की कॉप हो रही थी वहाँ पर 2003 में साउथ एशिया में इसको लॉन्च किया गया। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हमें चाहिए होती है एलिफेंट रेंज स्टेट्स को, जिससे कि हम मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट कर सकें डिसीजंस को। अभी 28 साइट्स हैं जो कि माइक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, 13 कंट्रीज में मिल जाएंगी। इंडिया में 10 साइट्स हैं, मतलब पूरी एशिया की बात करें तो कितनी हैं, 28, जिसमें 13 कंट्रीज आ रही हैं, और सिर्फ इंडिया की बात करें तो 10 तो सिर्फ इंडिया में ही है, राइट। देख रहे हो कितना ज़्यादा कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो। 2017 में बात करें तो IUCN जो है वो साइट्स के साथ में इंगेज रहा, जिससे कि माइक एशिया प्रोग्राम को 2 सब रीजन में भी इम्प्लीमेंट कर सके, एक साउथ एशिया में, एक साउथ ईस्ट एशिया में। इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन की बात करें, ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस का, जो कि एलिफेंट्स को बचा रहे हैं। एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई है 2011 में, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। पार्टिसिपेट किया है बोट्सवाना, कोंगो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड ने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं इनको बचाने के लिए। तो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हैबिटेट्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, फंड इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गए हैं, और मॉनिटरिंग करना लंबे समय तक लंबे डिस्टेंस पर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहता। माइक साइट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, इनको भी जानना ज़रूरी है, चलो जानते हैं। सबसे पहली है शिवालिक उत्तराखंड में, फिर है ईस्टर्न द्वार्स जो कि वेस्ट बंगाल में है, चिरांग रिपू आसाम में है, धांगपटकी आसाम में है, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है, गारो हिल्स मेघालय में है, मयूरवांच उड़ीसा में, नीलगिरी तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटका एंड वायनाड जो है वो केरला में है। तो ये कुछ माइक साइट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। तो क्या इकोनॉमी की बुक सर्कुलर हो गई क्या? नहीं, इकोनॉमी की बुक सर्कुलर नहीं हुई है, ना ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ना ही हमारा बजट सर्कुलर हुआ है, तो फिर सर्कुलर इकोनॉमी कैसे होगी, चलो जानते हैं। अच्छा जी, तो न्यूज़ में क्यों है ये? पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट को ऑब्ज़र्व किया गया है, जिससे कि हमने एनकरेज किया है हर किसी पर्सन को कि वो प्रिवेंट करे और मिनिमाइज़ करे वेस्ट को, ठीक है, और प्रमोट करे कि सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, मोर और न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक ज़ीरो वेस्ट अप्रोच लेकर आए गए हैं, जिसमें हम रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्पोजल जो है प्रोडक्ट्स का क्लोज सर्कुलर इकोनॉमी में, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब है रिसोर्सेज को हम फिर से यूज़ करें, जब तक कि जितना हम यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करें, ठीक है। फिर जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है 2022 में, जिसमें कहा गया है कि 30 मार्च को हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट को सेलिब्रेट किया करेंगे, इसीलिए 30 मार्च को ये डे सेलिब्रेट भी किया गया। ये जॉइंटली फैसिलिटेट किया जा रहा है यूनेप एंड यूएन हैबिटेट के द्वारा। थीम क्या थी? तो थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट।
और हम बात करें तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक वर्किंग पेपर भी रिलीज़ किया है जिसमें बात की है, जिसका टाइटल है इंडिया थ्रिस्ट विद द सर्कुलर इकोनॉमी। अब बहुत देर से हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये भी कह दिया है कि नहीं भैया इकोनॉमी की बुक सर्कुलर हुई नहीं है, तो मतलब ये इकोनॉमी सर्कुलर कैसे हो गई, ये क्या है, चलो जानते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को फिर से रीयूज़ कर रहे हैं। मतलब क्या है, अब मतलब ये है जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक पेन आपने एक कोई चीज़ ली जिसमें कंटेनर में मिली, ठीक है, एक कंटेनर में मिली, आपने आइसक्रीम ली, एक आइसक्रीम ली, आइसक्रीम की बकेट ली, तो इतने बड़े कंटेनर में वो आपको मिल गई, आपने आइसक्रीम खा ली। अब आप क्या करें, उस बकेट को फेंक देंगे क्या, नहीं, इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी में फेंकेंगे नहीं, इसको, इस बकेट को हमने फेंकना नहीं है, इस कंटेनर का हमने फिर से यूज़ किया, इसमें कोई भी अपना सामान रख लिया, इसेंशियल जो भी आइटम्स थे हमने कुछ भी रख लिया, ठीक है। सपोज करो हमने बहुत सारे पेन थे वो रख लिए, इसमें पेन होल्डर बन गया, ठीक है। अब ये पेन होल्डर भी ख़राब हो गया तो हमने क्या किया, इसमें कोई प्लांट लगा लिया, ठीक है, प्लांट लगा लिया, एक यहाँ पर प्लांट लगा लिया छोटा सा, ठीक। अब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये पहले बकेट थी, इसमें आइसक्रीम आई, आइसक्रीम हमने खाई, उसके बाद में ये बच्ची, इसमें पेन रख लिए, पेन रख लिए, अब ये पेन होल्डर की तरह काम कर रहा है। उसमें हमें लगा कि अरे यार पुराना हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया, उसमें प्लांट लगा लिया। मतलब क्या हुआ, ये जो है एक सर्कुलर चीज़ चली जा रही है, ये जो है कंटेनर कहीं बाहर नहीं गया, हमने इसको फेंका नहीं है, इसका हम यूज़ करते जा रहे हैं, एक सर्कुलर वे में कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता जा रहा है, रिसाइकिल करते जा रहे हैं। और जब वो प्लांट वाला भी हमने देखा कि वो प्लांट लगाया है, प्लांट भी जब ख़राब हो गया, वो टूट गया जब वो पॉट बकेट, तो हमने क्या किया, उसको रिसाइकिल होने के लिए दे दिया, तो वो रिसाइकिल होने चला गया है। मतलब क्या हुआ, वो बकेट जो है वो कहीं ख़राब नहीं हुई, कहीं वेस्ट की तरह नहीं पड़ी है, उसका हमने यूज़ किया जितना हम कर सकते हैं, इसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। सेंट्रल आइडिया ये है कि सर्कुलरिटी हम बनाए रखेंगे, जो प्रोडक्ट की लाइफ का एंड है उसमें हम क्या करें, मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो इकोनॉमी में ही रहेगा और फिर से दोबारा उसको यूज़ कर लिया जा रहा है। सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक सिर्फ 7.2% ही ग्लोबल इकोनॉमी है जो कि सर्कुलर है, ठीक है। अब सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत क्या है, तो लीनियर इकोनॉमिक मॉडल है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें रिसोर्सेज को जो भी यूज़ हो रहे हैं चीज़ें बनाने के लिए, इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं और बाद में फेंक देते हैं। लीनियर में क्या होता है कि हम चीज़ जो है, अब जैसे बकेट हमने ली, ठीक है, हमने आइसक्रीम खाई और ये बकेट खा ली, इसको फेंक दिया, ये है लीनियर इकोनॉमी। लेकिन अब हमने इसमें पॉट लगा लिया, पेन रख लिए, फिर इसको रिसाइकिल होने भेज दिया, ये होती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर आ रहे हैं, लीनियर को हटा रहे हैं। नेक्स्ट है वेस्ट जनरेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमने बाल्टी फेंकी नहीं है, उसमें कुछ और काम कर लिया है, तो वेस्ट भी कम हो गया। जॉब इससे मिलेंगी, जब बार बार रिपेयर हो रहा है, उसका रिसाइकिल हो रहा है, तो लोग ही तो काम करेंगे इसमें, इससे क्या होगा, जॉब बन जाएंगी। फिर ग्लोबल कमिटमेंट है, SDG हमारा 11 है, जिसमें हम बात करते हैं सिटी और ह्यूमन सेटलमेंट को इंक्लूसिव, सेफ और रेजिलिएंट बना रहे हैं। SDG 12 है जो कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न है उसको सस्टेनेबल बना रहे हैं, इनको भी हम अचीव कर पाएंगे। और हमारा जो एक काम है जो हमें करना है कि हमें 2070 तक नेट जीरो भी बनना है, तो वो भी हम अचीव कर पाएंगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये एम्फेसाइज करता है लोकलाइजिंग प्रोडक्शन के लिए, कि मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो लोकल एरिया में ही हो जाए, ठीक है। सेल्फ रिलायंस भी, आत्मनिर्भर रहेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को खुद से चीज़ें बनाएंगे और उसका बार बार यूज़ करेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो इंडिया जो है 3rd हाईएस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये भी चीज़ें याद रखनी है हमें। अच्छा, अब हम बात करें कि कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। तो रेगुलेटरी मेजर हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाई हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग है। रेगुलेटरी में जैसे कि हम नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी लेकर आए 2019 में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक PYQ भी है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें एक बार एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी क्वेश्चन आया था, राइट, कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट अवेयरनेस कैंपेन, स्वच्छ भारत मिशन आया है, ग्रीन ग्रोथ भी आया है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में जैसे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, सब्सिडी मिलती हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में अटल इनोवेशन मिशन भी लेकर आए हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में अगर हम ट्रांजिशन करना भी चाहें तो क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं,
हाँ जी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे अवेयरनेस नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हम क्यों इतना सब तामझाम करें, भाई हम सामान लेंगे, चीज़ खाएंगे और फेंक देंगे, हमें इतना तामझाम नहीं करना है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, उन्हें वो कह रहे हैं कि अरे हम एक एफर्ट करेंगे तो हमारी वजह से थोड़ा ना ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, सब करें तो सही है, कोई नहीं कर रहा हम भी नहीं करेंगे। इस तरीके की थिंकिंग लोगों की देखने को मिल रही है। सिस्टमेटिक चेंज करना चाहिए लेकिन वो इतना जल्दी हो नहीं पा रहा है। वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है और इसमें इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रोवाइडेड नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। डाउन साइक्लिंग ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम रिसाइकिल करते हैं मटेरियल को लोअर वैल्यू की में, ठीक है। जैसे पहले जो है एक महंगी सी चीज़ थी, अब वो रिसाइकिल हुई है, थोड़ी सस्ती चीज़ बन गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है और बिज़नेस को इंसेंटिवाइजेशन करने की ज़रूरत है, जो कि कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रिसाइकिल्ड मटेरियल्स की। क्या हम कर सकते हैं? तो पॉलिसी मेकिंग, हमें पॉलिसी जो है सिर्फ बनानी नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, ये इस चीज़ पर जोर देना है हमें। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना है और इसमें हमें देखना है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उन लूप होल्स को हटाना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर से अगर हम बात करें, क्यों है चर्चा में ग्राउंड वाटर चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी एक स्टैंडिंग कमेटी है वाटर रिसोर्सेज पे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम है ग्राउंड वाटर अ वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स। तो वैल्यूएबल तो है लेकिन अभी ये कम होता जा रहा है। कमेटी ने कहा कि जो प्रोग्रेस हो रही है जिसमें हम ग्राउंड वाटर के यूज़ को कम करना चाहते हैं, वो प्रोग्रेस बहुत ही कम हुई है, प्रोग्रेस ना के बराबर हुई है। अभी 2020 का असेसमेंट हुआ तब बताया गया है कि 61.6% जो इंडिया का एनुअल एक्सेप्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है 398 बिलियन क्यूबिक मीटर का, वो यूटिलाइज हो चुका है और सारे यूज़ के लिए है वो है 245, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो हमारा एनुअल एक्सेप्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, ठीक है, वो है 398 क्यूबिक मीटर का, 398 बिलियन क्यूबिक मीटर का, जिसमें से 245 हमने निकाल लिया है, तो बहुत ज़्यादा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओवर एक्सट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, वो हम क्यों कर रहे हैं? इरिगेशन के लिए भैया, इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। कौन सी स्टेट्स में? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कमिटी ने ये भी बताया है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्राउंड वाटर का अलग अलग है। नदर्न माउंटेनियस जो टेरेन है हिमालय का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिचार्ज होता है किस चीज़ का? इंडो गैंगटिक और ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स का, ठीक है। पेनिनसुलर शील्ड जो है वहाँ पर लिमिटेड ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है। कोस्ट ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड वाटर है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, स्टेटमेंट बन सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की तो 67.8% जो यूनिट्स हैं वो तो सेफ़ हैं। सेमी क्रिटिकल 12% है, क्रिटिकल 4% है, ओवर एक्सप्लॉइटेड 14% है, सलाइन 2% की है। अब ऐसी स्टेट्स जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पंजाब में ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हरियाणा में ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दिल्ली में, फिर है तमिलनाडु एंड कर्नाटका में, ठीक है। तो सेफ़ कब होता है? जब 70% से कम अगर पानी को निकाला जाए ग्राउंड वाटर को, तो सेफ़ हम बोलेंगे। सेमी क्रिटिकल कब है? जब 70 से 90% तक पानी निकाल लिया गया है ग्राउंड वाटर। 90 से 100% तक अगर पानी निकाल लिया है ग्राउंड वाटर को तो वो क्रिटिकल है, उससे भी ज़्यादा निकाल लिया है तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड वाटर आखिर होता क्या है। तो ग्राउंड वाटर वो है जो कि हमारी सतह के नीचे है, जो हमारी ज़मीन है उसके नीचे जो पानी मिलता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अपर सरफेस जो है सैचुरेटेड जोन है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। अब सपोज़ करो ये ज़मीन है, यहाँ पर घास फूस है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? कई सारे लेयर्स हैं, रॉक्स मिलेंगी, सॉइल मिलेगी, रॉक्स मिलेंगी, है ना। तो पानी जो है वो इन रॉक्स में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जैसे हमारे घर पर नल लगा होता है तो हम क्या करते हैं, नल चलाते हैं और पानी आ जाता है, राइट। अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा। तो क्या होता है, तो हम यहाँ पर उसमें क्या करते हैं, बोरिंग होता है, नीचे तक जाता है पानी, तो वहाँ पर जब वाटर टेबल तक क्या होता है, बोरिंग होता है, तो पानी जो है ना वो वहाँ पर होता है और यहाँ से हम पंप आउट कर लेते हैं, इसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। समरसेबल लगा होगा, मोटर लगा होगा, इससे पानी आता है ऊपर, ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर से तो पानी आ रहा है नीचे, ग्राउंड वाटर को ही हम ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इश्यूज़ क्या है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड? तो डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर में, 60% से ज़्यादा हम इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड रहते हैं। 85% तक हम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है ग्राउंड वाटर पर ही है हमारी।
डिपेंडेंसी। अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जहाँ मन हो वहाँ गड्ढा खोदो, पानी निकालो और यूज़ करना शुरू कर दो। जिसका मन होता है वो समरसेबल लगवा लेता है, जिसका मन होता है वो घर पर नल लगवा ले रहा है और मोटर लगवा ले रहा है, तो वो जिसका मन हो रहा है वो लगवा ले रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है, राइट। इस पर कोई रोक नहीं है और हर जगह अब ये लग जा रहा है और नीचे से पानी निकाला जा रहा है, ग्राउंड वाटर निकल रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है। पुअर नॉलेज है ग्राउंड वाटर की, ठीक है, हमें कोई पता ही नहीं ग्राउंड वाटर के बारे में कुछ। ये एक एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका हमें नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं इतनी जो कि ग्राउंड वाटर जो है उसको ढंग से मैनेज करने में हेल्प कर पाए। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फॉस्फेट है, हैवी मेटल्स तक ग्राउंड वाटर में अब मिलने लगे हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, इवन यूरेनियम भी मिलने लगा है पानी में। फंड इतना है नहीं कि ये जो ग्राउंड वाटर है इसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएँ। पॉलिटिकल विल भी नहीं है, लोग इतना जो है काम कर भी नहीं रहे हैं इसको लेकर। अब हम बात करें कि वाटर गवर्नेंस बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हैं, डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं वाटर को लेकर। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिनारियो अगर हम देखें 2022 का, तो सबसे ज़्यादा रिचार्ज हुआ रेनफॉल से। जब मानसून आता है तब ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा रिचार्ज होता है। उसके बाद जो है अदर सोर्सेज जो नॉन मानसूनल हैं, फिर होता है विदाउट नॉन मानसून सीजन में होता है दूसरे सोर्सेज से, और मानसून सीजन में भी दूसरे सोर्सेज से होता है, वो 19%, और 6% जो है वो बिना मानसून वाली रेनफॉल जो हमारी होती है, ओरोग्राफिक हो गई या फिर अलग रीजन से हो जाती है, उससे हो जाता है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखें तो रेनफॉल से ज़्यादा रिचार्ज हो रहा है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर, उनको हम देखते हैं। तो नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसका एम है कि हम मैप करेंगे और मैनेज करेंगे एक्यूफर्स को थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। अटल भूजल योजना भी है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका फोकस रहता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, और ग्राउंड वाटर जो है उसको हम आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस एरिया में कैसे सस्टेन कर पाएंगे। जल शक्ति अभियान की बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसमें इफेक्टिवली हम मॉनसूनल जो रेनफॉल है उससे जो पानी मिलता है उसको बचाएंगे। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है मनरेगा जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये आर्टिफिशियल रिचार्ज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जिससे कि वाटर कंजम्पशन जो है एग्रीकल्चर में वो कम हो सके, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, या फिर हमारा जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है इरीगेशन की, जैसे कि ड्रॉप इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है, माइक्रो इरीगेशन की कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनका यूज़ हो, ठीक है। फिर गाइडलाइंस टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर, कई सारी गाइडलाइंस आई हैं जिससे ग्राउंड वाटर को हम रेगुलेट कर पाएँ। अमृत सरोवर मिशन भी आया है जो कि 75 वाटर बॉडीज़ को डेवलप और रेजुनेट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। फोकस किया जा रहा है वाटर कंजर्वेशन में। मास्टर प्लान लेकर आए हैं कि आर्टिफिशियली हम ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेंगे। क्या कुछ हम कर सकते हैं? हाँ, एक सेंट्रल बॉडी बनाएं जो कि क्या करेगी, वो जितना भी ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी काम है वो देखेगी, उसको रिचार्ज करेगी, ग्राउंड वाटर को बचाएगी, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा वाटर प्रोडक्टिविटी पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक। फिर है वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन को हमें देखना है, रेन हार्वेस्टिंग करनी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग करनी है, लोगों को अवेयर करना है ग्राउंड वाटर के लिए। अब आ जाते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स पर। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। इसको कौन रिलीज़ करता है? रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्या करते हैं भाई ये? तो ये असेस करते हैं एनुअल प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ इन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रूव करते हैं डेटा कलेक्शन को, इनेबल करते हैं क्रॉस स्टेट कोलैबोरेशन को, और डेवलप करते हैं एनर्जी असेसमेंट प्रोग्राम्स को, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। 51 इंडिकेटर्स का इसमें यूज़ किया जाता है। इंडेक्स को किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एलियंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ में मिलकर इन्होंने इसको डेवलप किया है। अच्छा, कुछ हाइलाइट्स आए हैं। हाँ जी, हाँ, हाइलाइट्स बिल्कुल हैं, जैसे कि यूटीज और स्टेट्स को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट की कैटेगरी में रखा गया है। फ्रंट रनर में कौन कौन आए हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना आए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने इम्प्रूवमेंट भी शो की है। रिकमेंडेशन ये है कि डेवलप और इम्प्लीमेंट करना है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान को, फैसिलिटेट करना है फिजिकल सपोर्ट को, स्ट्रेंथन करने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, ठीक है।
अच्छा जी, अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर इस्टेब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आती है। जो एनर्जी इंटेंसिटी है, एनर्जी का वेस्टेज है, उसको ये कम करने पर जोर देती है। अच्छा, फर्स्ट सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज़ का। इसको किसने किया है? तो जो हमारी वाटर बॉडी वाली मिनिस्ट्री है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट सेंसन ऑफ वाटर बॉडीज़ को इन्होंने क्या किया है? रिलीज़ किया है। ऑब्जेक्टिव है कि हम नेशनल डेटाबेस बनाएंगे, जितनी वाटर बॉडीज़ हमारी इंडिया में उनका डेटाबेस बनाया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया है जो 6th माइनर इरिगेशन सेंसस है उसके साथ में कन्वर्ज करके। ठीक, वाटर बॉडीज़ में सारी नेचुरल मैनमेड यूनिट्स आती हैं जिसमें कुछ थोड़ा मैसनरी और नो मैसनरी वर्क हुआ हो। की हाइलाइट्स क्या हैं? तो 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें से 97% जो है रूरल एरियाज़ में ही हैं। टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं? तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ देखने को मिली। ऐसी स्टेट है यूटी जिसमें बहुत कम वाटर बॉडी हैं, वो है सिक्किम, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। 78% मैनमेड वाटर बॉडीज़ हैं और 22% ही नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं। 52% जो ओन्ड हैं वो प्राइवेट एंटिटीज़ ने करी हैं ओन, और बाकी पब्लिक ओनरशिप के अंडर हैं। वाटर यूज़ अथॉरिटी जो है वो इसमें इंक्रोचमेंट को रोकती है। अब वाटर सेंसस की ज़रूरत क्यों थी, क्यों हमने करा है ये? तो ये ऑथेंटिक डेटा सेट प्रोवाइड करता है कि ग्राउंड वाटर को हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। कई सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प मिलेगी और फॉर्म लेवल वाटर ट्रेडिंग का भी हमें इंसाइट्स मिल जाएगा। अच्छा, वाटर बॉडीज़ कहाँ कितनी हैं, चलो देखते हैं। तो पॉन्ड्स हैं 59.5%, टैंक्स हमारे हैं 15.7%, लेक्स हैं 0.9%, रिजर्वायर्स हैं 12% एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स पर्कुलेशन टैंक्स जो हैं वो हैं 9.3%, बाकी 2.5 अदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयाग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है? तो प्रयाग स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। प्रयाग एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर है जो कि प्रोजेक्ट है रिवर वाटर क्वालिटी है गंगा यमुना और उनकी जो भी वाटर बेसिन है, जो भी उनके रिवर बेसिन है और उसमें जो भी उनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, उसमें उनका पानी और उनका मॉनिटरिंग की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आया है। यहाँ पर हम जो गंगा है वहाँ से पॉल्यूशन हटाना चाहते हैं, उसको रेजुविनेट करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। 2014 में ये लॉन्च हुआ था और एक्सटेंड किया है 2026 तक। कोई स्टेट वाइज एलोकेशन इसका हुआ नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टडीज़ कर रहा है, वहाँ पर वाटर क्वालिटी को चेक कर रहा है। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, रिवर फ्रंट को मैनेज किया जाएगा, ई फ्लो किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व भी की जाएगी। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई करे हैं ऑर्डर इको सेंसिटिव जोन्स पर, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड बनने थे, मॉडिफाई कर दिया है। जो जून में इसका ऑर्डर आया था जो कहता था कि इको सेंसिटिव जोन में 1 किलोमीटर की मिनिमम जो है वो आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना है किसी भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो ये इको सेंसिटिव जोन है वो यूनिफॉर्म नहीं है कि 1 किलोमीटर की ही बनानी है, वो मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है ये इको सेंसिटिव जोन्स का? तो ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को कम से कम कर देता है, इन सीटू कंजर्वेशन में हेल्प करता है, एनिमल और मैन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज भी करता है। की हाइलाइट्स क्या हैं? तो 2022 का ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उन इको सेंसिटिव जोन्स पर जहाँ पर जो फाइनल नोटिफिकेशन पहले से ही इशू हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, और जहाँ पर उन नेशनल पार्क या सेंचुरी में जहाँ पर जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे वहाँ पर भी ये 2022 वाला ऑर्डर नहीं लगेगा। कोई माइनिंग अलाउ नहीं होगी, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, जो हमारे इको सेंसिटिव जोन है वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और फ्रेजाइल एरिया होंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड। नेक्स्ट है प्रोसोफिस शिलेंसिस। ठीक है, प्रोसोफिस शिलेंसिस एक एलियन इन्वेजिव प्लांट है जो कि हमारे नेटिव वेजिटेशन को अफेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर में। ठीक है,
अच्छा, प्रोसोफिस सिलेंसिस एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है जो कि एरिड रीजन में रहता है, ठीक है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, पेरू में ये मिलता है। स्मॉल टू मीडियम साइज लेजियम ट्री है जो कि 12 मीटर तक का लंबा हो सकता है और डायमीटर इसका 1 मीटर का हो सकता है। इसको चिलियन मैस्क्विट भी बोलते हैं। गोम्बर इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है कोस्टल बर्ड्स के लिए, आर्कटिक सर्कल को से जो आती हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स 2023। तो अभी वॉल्यूम 1 जो है इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स 2023 का रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। यहाँ पर बताया गया है कि 2022 में एनुअल रेनफॉल जो है वो बढ़ी है 2021 से। 2022 में मैक्सिमम हीट वेव जो डेज़ हैं वो राजस्थान में मिले हैं, फिर पंजाब, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली में देखे गए हैं। आसाम और हिमाचल प्रदेश में कोई भी हीट वेव हुआ ही नहीं है 2010 से। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है नॉर्थ इंडियन ओशन में वो बढ़ गए हैं, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट है एग्री फूड सिस्टम्स। तो स्टेटस जो है वीमन का एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट में ये रिलीज़ किया है फाओ ने, ठीक है। ये है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबली 36% जो वर्किंग वीमेन है वो एग्री फूड सिस्टम में ही एम्प्लॉयड हैं। एग्री फूड सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड के लिए, वीमन के लिए। वीमन के रोल जो है मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं और वर्किंग कंडीशन भी वर्स देखने को मिलती है अगर हम कंपेयर करें मैन से, ठीक है। रेगुलर, इनफॉर्मल, पार्ट टाइम, लो स्किल्ड जॉब जो है वीमन को मिलती हैं। वीमन के पास में लेस सिक्योर टेन्योर होता है लैंड के ऊपर, उनको क्रेडिट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिलती और वर्क जो है वो टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन वर्क अगर टेक्नोलॉजी वाला होता है तो कहा जाता है ये मैन के लिए, वीमन के लिए नहीं है। वीमन की इक्वालिटी एग्री फूड सिस्टम में बूस्ट कर सकती है ग्लोबल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन से, ऐसा भी कहा गया है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो डिफाइन करता है एग्री फूड को कि पूरी रेंज ऑफ एक्टर्स देयर इंटरलिंक्ड वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी प्रोडक्शन में जो है काम कर रहे हैं फूड के, नॉन फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के स्टोर करने में, उनको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब क्या फूड को खाने लायक बनाने तक जो भी काम है उन सबको हम फूड एंड एग्री फूड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात करें तो जो गैप है उनको हमें कम करना है, जो लैक ऑफ हाई क्वालिटी डेटा है उसको हमें एड्रेस करना है, वीमन के एक्सेस जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज में उसको इम्प्रूव करो, चाइल्ड केयर को भी एक्सेस दो वीमन को अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। तो इन्होंने अफर्म किया है कि जो प्लांट जेनेटिक्स हैं और उनकी जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन ओन नहीं कर सकती। जेनेटिक्स ऑफ ओपन सोर्स सीड्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया है और ये प्लेस किए गए कि फॉरएवर पब्लिक डोमेन में ही रहेंगे, जिससे कि नई वैराइटीज़ जो हैं वो ओपन सोर्स लाइसेंस से मिल सकें। कोई भी है वो उसको ग्रो करे, प्रोपोगेट करे, डेवलप करे, उनकी फर्दर ब्रीडिंग से किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं होगा कि वो किसी भी सीड को प्राइवेटाइज कर पाए। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट 2001 का जो एक्ट है वो राइट्स देता है फार्मर्स को कि वो ब्रेड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं नई वैरायटी को। ये दुनिया भर का सिर्फ अकेला IPR लेजिस्लेशन है जो IPR प्लांट ब्रीडर्स को और फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस क्या है ऑसम की, तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, ठीक है। टेस्टिंग को फैसिलिटेट करता है, इम्प्रूवराइज करता है जो सीड सिस्टम है उसको, और प्रमोट करता है फार्मर लेड सीड कंजर्वेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई ऐश। मतलब क्या ऐश फ्लाई हो गई? नहीं, वो नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो फर्स्ट एविडेंस जो है इंडस्ट्रियल फ्लाई ऐश का अंटार्कटिक आइस कोर में हमें देखने को मिला है। स्फेरॉइडल कार्बोनेशियस पार्टिकल्स एक कंपोनेंट है फ्लाई ऐश का जिसको आइडेंटिफाई किया है रिसर्चर्स ने पहली बार अंटार्कटिक के आइस कोर में, जो कि 1936 में हमें ये देखने को मिला था। ये जो SCPs हैं इनका कोई दूसरा एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल सोर्स नहीं है, सिर्फ फॉसिल फ्यूल को जलाने से ही SCPs निकलती हैं। फ्लाई ऐश क्या होता है? एक फाइन पाउडर होता है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है बर्निंग कोल का, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में जो हम कोल जलाते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश। घर में भी अगर कोल जलाओ तो क्या बाद में बचता है? एक राख बचती है, उसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं। इंडियन कोल जो है लो ग्रेड का है, ऐश कंटेंट इसमें 30 से 45% तक होता है। अगर हम बात करें इंपोर्टेड कोल की, वहाँ पर 10-15% होता है, यहाँ 30 से 45% होता है। फ्लाई ऐश डिस्पोजल जो है ये बहुत ज़रूरी है।
इसमें जो होता है कि बहुत सारा लैंड एरिया भी चाहिए होता है इसके डिस्पोजल के लिए, साथ ही साथ में ये एयर और वाटर को भी पॉल्यूट करता है। ये पोर्टलैंड सीमेंट की तरह दिखता है लेकिन ये केमिकली अलग होता है। फ्लाई ऐश टॉक्सिक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम की ऑक्साइड्स होती हैं, आर्सेनिक होता है, बोरोन होता है, क्रोमियम होता है, लेड होता है, अलग अलग परसेंटेज में। यूज़ क्या है तो इसका एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की उसको ये इम्प्रूव करता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट और ब्रिक्स में यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, और किस में यूज़ हो सकता है? ये इसका बहुत सारा यूज़ है। फर्टिलाइज़र के तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके ब्रिक्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं। एक एश ट्रैक नाम की मोबाइल ऐप जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। मैंडेटरी इन्होंने कहा है कि फ्लाई ऐश प्रोडक्ट को यूज़ करना है गवर्नमेंट की स्कीम्स में। ठीक है, महाराष्ट्र पहली एक ऐसी स्टेट बनी जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी भी 2016 में लेकर आया। अच्छा, कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कार्बन मार्केट रिफॉर्म को अडॉप्ट किया है। ये इन्होंने मेजर्स को अडॉप्ट किया है जो यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 पैकेज है उसके पार्ट के मानते हुए इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। फिट फॉर 55 की बात करें तो इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन के टारगेट है कि वो 2030 तक 55% तक की जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको वो कम करेंगे और 2050 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। क्या क्या करेंगे इसमें? तो सोशल क्लाइमेट फंड बनाया जा रहा है। फिर इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है इसको रिफॉर्म करेंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर आए हैं। फॉरेन कंपनीज जो सामान बना रही हैं उसमें जितना कार्बन प्रोडक्ट अवेलेबल है, कार्बन जो है रिलीज़ हो रही है उस बेसिस पर टैक्स भी लगाया जाएगा। फिर है मिशन 50 के EV4 इको। ये क्या है? सिडबी ने एक पायलट स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन 50 के EV4 इको। ये जो मिशन है इसका एम है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया में। MSMEs की हेल्प ली जाएगी और जो है सिडबी वर्ल्ड बैंक इवॉल्व प्रोग्राम का ये प्रिकर्सर है। सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1990 में इस्टेब्लिश हुई है और ये जो है MSME सेक्टर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। नेक्स्ट है सी सरफेस टेम्परेचर। इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज जो है सी सरफेस टेम्परेचर कितना है? वो 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ऐसा कहा है क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट ने जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेन में है। ठीक है, इंडियन ओशन की बात करें तो 29 to 31 डिग्री सेल्सियस था अप्रैल 16 में, जो कि 2 डिग्री ज़्यादा है नॉर्मल से। इस वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स में देखने को मिली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, ये SST है। ये क्या है? ये वाटर टेम्परेचर है जो कि ओशन सरफेस के पास में होता है। ये अलग अलग हो सकता है, वेरी करता है। लैटिट्यूड वार्मेस्ट इक्वेटर के पास में कितना है और कोल्डेस्ट होता है पोल के पास में। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये हेल्प करता है कि मरीन इकोसिस्टम की स्टडी हम कर सके, वेदर को प्रिडिक्ट कर सके, एटमॉस्फेरिक मॉडल्स को भी हम जान सके, एल नीनो लानीना के बारे में भी हम जान सकते हैं। रीजन्स क्या हैं? ये जो सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके पीछे का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा हो रही है, ओशन डायनेमिक्स भी कई सारा रोल प्ले कर रहे हैं। इम्पैक्ट है कि मानसून के आने और जाने की देरी हो सकती है। ठीक है, रेन जो है वो लो प्रेशर सिस्टम में हो पाएगी, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, फिश मॉर्टेलिटी, फिशेस मर सकती हैं। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि साइंटिस्ट जो है वो ओशन मीन टेम्परेचर का यूज़ करते हैं जिससे कि इंडियन समर मानसून को ये प्रिडिक्ट कर पाएँ। सी सरफेस टेम्परेचर की अगर हम ये बात करें तो ग्लोबल टेम्परेचर कितना है? 5 अप्रैल को है 21.1 डिग्री सेल्सियस। 29 एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है 29 to 31 डिग्री। कहाँ पर है? इंडियन ओशन पर। ठीक है, फिर अपवर्ड लाइटनिंग और अपवर्ड फ्लैशेस। ब्राज़ीलियन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने सक्सीड कर लिया है कि वो पिक्चर्स ले पाए हैं अपवर्ड लाइटनिंग की। अपवर्ड लाइटनिंग क्या एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर सेल्फ इनिशिएटेड लाइटनिंग स्ट्रीक जो है डेवलप होती है टॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि अपवर्ड जाती है, इस तरीके से जाती है। देखो होता क्या है कि लाइटनिंग होती है बादलों में। ठीक है, लाइटनिंग होती है तो इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से आती है ऊपर से नीचे। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग थी जिससे लाइटनिंग इस तरीके से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, ऊपर से नीचे नहीं आ रही है बल्कि नीचे से ऊपर जाती हुई नज़र आई है। ठीक है, और उसकी इन्होंने पिक्चर ले ली है।
इससे क्या हो रहा है कि स्टॉर्म इलेक्ट्रिफिकेशन हो पा रहा है और कोल्ड क्लाउड चार्ज रीजन जो है उसका प्रेजेंस है, ऐसा देखने को मिला है। फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने नोटिफाई किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। रूल्स के मुताबिक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिससे कि स्टेलाइजेशन हम कर देंगे और स्टे डॉग्स को इम्यूनाइज कर देंगे। लोकल बॉडीज़ और म्यूनिसपैलिटीज़ के द्वारा ये होगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा और इससे होगा ये कि एबीसी और एंटी रेबीज़ प्रोग्राम जो हैं वो जॉइंटली इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसी के साथ में आज हमने क्या किया है, हमने पढ़ा है सिक्योरिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आपको शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।